हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एपी सर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आप जीएस का पूरा पोर्शन पढ़ पाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका जियोग्राफी, साइंस टेक, करंट अफेयर्स, सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे वन बाय वन। आपका मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरू किया। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने के बाद एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद आपकी पॉलिटी शुरू कर दी जाएगी। यानी आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, आराम से घर पे बैठ के फ्री का पूरा जीएस का मज़ा उठाइए, अपना नोट्स बनाइए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके जो वीडियो बन रहे हैं इसका जो लेवल है वो एकदम यूपी पीसीएस तक का लेवल है, बिहार पीसीएस तक का लेवल है, और उसके साथ साथ ग्रुप सी और डी की भी तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जीएस बाई एपी सर। चलिए, पिछले टर्म पे आपका डिस्कस किया था मैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है। 4 वीडियो आपने देख भी चुके होंगे, और 4 वीडियो में आपने समझ लिया कि जो भारत में आने वाली कंपनियां हैं, 4 कंपनी उसमें से आ चुकी है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेन, और 5वीं कंपनी बन के आ रही है आपकी फ्रांस। क्लियर? 1664 ईस्वी में फ्रांस ने अपने यहाँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक कंपनी बनाई, और उसे ही वो भारत में भेजेगा व्यापार करने के पर्पज से। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ध्यान में रखिएगा, फ्रांस जो ट्रेडिंग करता था या व्यापार किसी देश में जाके करता था, वहां मकसद ट्रेडिंग का तो होता ही होता था, लेकिन जब फ्रांस को यह पता चलता कि इस देश में जाकर ब्रिटेन भी अच्छा खासा फायदा उठा रहा है, तो फ्रांस का मोटिव केवल और केवल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, उसके व्यापार को खत्म करना होता था। इसके अलावा उसका और कोई मकसद नहीं होता था। फ्रांस के राजा इस समय लुई 14 है। जब लुई 14 को यह पता चला तो उसने अपने मंत्री कोलबर्ट को कभी अपने पास बुलाया। आपके फ्रांस में मैं 4 नामों बताऊंगा। 4 नाम को याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अक्सर इसी नामों से ही बनता है। जिस समय फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई उस समय फ्रांस का राजा कौन? लुई 14। क्लियर? लुई 14 ने अपने मंत्री कोलबर्ट को बुलाया। कोलबर्ट से कहा, कोलबर्ट सुन रहा हूं भारत में गया है ब्रिटेन व्यापार करने के पर्पज से। कोलबर्ट ने कहा, हां सर, निश्चित तौर पे गया है। तो बोला, सोचना क्या है, भेजो ना कंपनी, बात खत्म। हम लोग का मकसद केवल ब्रिटिश व्यापार को खत्म करना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके एक तुरंत कंपनी बनाओ और उस कंपनी को केवल और केवल भारत में भेजो, जिसका पर्पज केवल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को चौपट करना होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री या एंशिएंट या मेडिवल में कभी विश्व इतिहास शांत नहीं रहा है, और उनके सबसे बड़े दुश्मन ये अंग्रेज और ये फ्रांसी थे, जिन्होंने कभी शांति ही कायम नहीं की है वर्ल्ड में। हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू करते थे। आज क्या है, ब्रिटिश महारानी एक बाइट फ्रांस को खिलाती है तो एक बाइट ब्रिटेन में, एक ही थाली में, लेकिन पुरातन समय में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे दोनों। फिलहाल कोलबर्ट की सहायता से और इसके पैसे के बल पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ 1664 में, और 1668 ईस्वी में आपके भारत में ब्रिटिश कंपनी आई है और इसने सूरत में पहली कंपनी बसाई है। 1668 फ्रांसीसी पहली कंपनी कहां बसाएंगे? सूरत में। 1669 ये दूसरी कंपनी बसाएंगे मसूलीपट्टनम में। अब देखो क्षेत्र भी कौन सा ढूंढा, वही क्षेत्र जहां अंग्रेज कंपनी बसाए थे। यानी मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने पहली कंपनी और सूरत में दूसरी कंपनी बनाई थी। इन्होंने भी देखो सूरत में पहली कंपनी और मसूलीपट्टनम में दूसरी कंपनी बनाई, और मसालों की ही कंपनी स्टैब्लिश की जो अंग्रेज करते थे। अंग्रेज 10 रुपए का मसाला तो मैं 5 रुपए का, वो 5 रुपए का तो मैं 1 रुपया, क्योंकि मेरा मकसद है केवल ब्रिटिश इकोनॉमी को खत्म करना। क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं? फ्रांस की पहली कंपनी भारत में कहां बनाई गई? तो याद रखिएगा, सूरत में 1668 में। फ्रांसीसी कंपनी को स्थापित करने में किस मंत्री ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया? कोलबर्ट ने। फ्रांस का राजा कौन? लुई 14। फ्रांसीसी कंपनी का पहला गवर्नर कौन? यह भी पूछता है, तो याद रखिएगा, फ्रांसिस कैरो।
मैंने बोला था ना 4 नाम कभी मत भूलना। पहला कौन? लुई 14 जो किंग है फ्रांस का। कोलबर्ट जिसने कंपनी स्थापित की 1664 में, कहां? फ्रांस में, और भारत में वो 1668 में आएगा। कौन पहला गवर्नर? फ्रांसिस कैरो। कहां पहली कंपनी बनाई गई? सूरत में बनाई गई। कोई प्रॉब्लम नहीं सारे फैक्ट में। फ्रांस की जो कंपनी भारत में स्थापित हुई थी उसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस में नाम है, लेकिन भारत में कंपनी इंडेसे ओरिएंटलेस के नाम से जानते हैं। यानी फ्रांसीसी कंपनी जो आपके भारत में स्थापित हुई है उसे क्या नाम दिया गया है? कंपनी इंडेसे ओरिएंटलेस। ये याद रखिएगा, फ्रांस जिस नाम से कंपनियां स्थापित किया भारत में वो कंपनी इंडेसे ओरिएंटलेस है, जिसे इस्टेब्लिश किया गया 1668 में। कहां पे? सूरत में। 1668 में सूरत में आपने कंपनी स्थापित किया और यहीं से कहा जाता है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में एक विवाद होना शुरू हो गया क्षेत्र को लेकर। लेकिन अभी विवाद उतना तेज नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें डर है दूसरे की भूमि पे हम लड़ नहीं सकते, नहीं तो वो क्या करेगा? हमें भी मारेगा, उसे भी मारेगा और मार के यहां से भगा देगा। इसलिए दोनों कंपनियों के पास अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत में वो एक दूसरे से लड़ सके। इन ब्रिटिश कंपनी, इन यूरोपीय कंपनियों को जब पहली बार लड़ेंगे तो इन्हें एहसास होगा अरे हमसे तो कमजोर ये भारतीय राजा ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना राज कायम करो पूरे भारत में। तो एक तरह से मैं कहूं तो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपका खत्म हो चुका। यानी 5 कंपनियां कभी यूरोप से ट्रेड के पर्पस से आई थी, उसमें एक कंपनी ने हमें 190 साल गुलाम बनाया और वो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका इंटरफेयर कैसे शुरू हुआ भारत में वो इसी हेडिंग में हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी इसी हेडिंग में किस तरह भारत में ये राज किए हैं, राज करने की शुरुआत किए, या किस तरह ब्रिटिश को अपनी शक्ति का एहसास हुआ वो देख लेते हैं इसी हेडिंग के अंतर्गत। आइए, आपको पता होना चाहिए साउथ इंडिया में 2 रियासतें हैं। एक है आपका हैदराबाद जो आपके आंध्र प्रदेश का रीजन है, और एक है आपका कर्नाटक। कोई समस्या नहीं। एक रीजन है आपका हैदराबाद और दूसरा रीजन है कर्नाटक। ठीक है, तो हैदराबाद को जो राजा है वो हैदराबाद का राजा है अनवरुद्दीन। ये राजा कौन है? अनवरुद्दीन। कर्नाटक का कोई राजा है वो मर चुका है और वहां का जो सेनापति है वो सेनापति चंदा साहब हैं। यानी राजा के मरने के बाद कर्नाटक में कोई ऐसा उनका बेटा नहीं है जो कर्नाटक को संभाल सके। तो चंदा साहब सोच रहे हैं कर्नाटक को मैं ही ले लूं क्योंकि मैं ही सेनापति हूं, मैं ही राज करूं, जब कोई पुत्र ही नहीं है। इधर अनवरुद्दीन को जब पता चला कि भैया कर्नाटक के राजा मर गए हैं तो अनवरुद्दीन ने कहा समय आ गया है कर्नाटक को हैदराबाद मिलाने का, यानी एक बड़ा साउथ इंडिया में राज्य बनाने का जिसका मालिक मैं यानी अनवरुद्दीन रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस सिंपल जानना है कि यूरोपीय कंपनियों ने इंटरफेयर कैसे किया। क्वेश्चंस यहां से नहीं बनते हैं, फिलहाल सप्तवर्षीय युद्ध नामक एक क्वेश्चंस बना है, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैं वो आपको फैक्ट के तौर पे बता दे रहा हूं। पॉइंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, एक क्वेश्चंस बना है अभी तक। क्लियर? चलो, ये सोचकर अनवरुद्दीन ने कहा जाता है कर्नाटक पे अटैक कर दिया, और ये समय है लगभग 1746 का। ये समय क्या है? 1746 का सॉरी 1746 का समय है। इसने अटैक कर दिया। चंदा साहब, अभी तो राजा मरे थे बेचारे, चंदा साहब घबरा गए और इन्होंने घबराहट में बड़ा गलत काम कर दिया। क्या कर दिया? आपने फ्रांस के गवर्नर डुप्ले को बुला लिया। डुप्ले फ्रांस का वो गवर्नर बनेगा, आगे 1746 तक वो गवर्नर बनेगा फ्रांस का, और उसकी कंपनी कर्नाटक में बहुत ज्यादा है। उस गवर्नर का क्या नाम है? डुप्ले। कर्नाटक ने कहा डुप्ले जी आपको पता है अनवरुद्दीन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। डुप्ले ने कहा हाँ पता तो है सर, बोलिए क्या मैं कर सकता हूं सेवा।
कर्नाटक की चंदा साहब ने कहा, डुप्ले तुम मेरी सहायता कर देते इस युद्ध में, अनवरुद्दीन को हम लोग हरा देते तो बड़ा अच्छा रहता, बदले में मैं तुम्हें यहां पे और कंपनी खोलने की इजाजत दे दूंगा। लड़ाई चाहे जिससे हो, कभी बाहरियों को नहीं बुलाना चाहिए। अरे डुप्ले इसी का तो वेट कर रहा था चंदा साहब कि कब आप उसे युद्ध में आमंत्रित करेंगे और ये डुप्ले राज करेगा तुम्हारे क्षेत्र पे। तुमने बड़ी गलती की। डुप्ले ने मन ही मन सोचा, बस बस इसी का तो मैं वेट कर रहा था कि तुम सहायता मांगो, राजनीति में हमारा रोल लो, क्योंकि अभी तक हमारा रोल केवल इकोनॉमी में था, अब रोल हमारा राजनीति में रहेगा, यानी मेरी सेना तुम्हारी सहायता करेगी। और दोनों के बीच लड़ाई हुआ, जिसे हम लोग प्रथम पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो 1746 से 1748 तक चला है। इस युद्ध में कहा जाता है अनवरुद्दीन हार गया और यहां से भाग गया। डुप्ले और चंदा साहब ने एक गलती कर दी, ये हैदराबाद तक उसका पीछा नहीं किए और सोचे अब अनवरुद्दीन कुछ नहीं करेगा और उसे भगा दिया गया। इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध कहते हैं और यही पहला युद्ध है जिसमें यूरोपीय कंपनियों ने सहायता की है आपके राजा की। और उस डुप्ले को पता चल गया राजा के पास ज्यादा शक्ति नहीं है, तभी तो अकेले अनवरुद्दीन से नहीं लड़ रहा था और यही डुप्ले के लिए प्लस पॉइंट बन गया। डुप्ले धीरे धीरे अपने क्षेत्र को यानी अपने मार्केट को इसके क्षेत्र में बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी 5 ही महीना गुजरा था, अनवरुद्दीन अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अनवरुद्दीन कह रहा था, अरे भाई ये हम हार गए कर्नाटक से, निश्चित तौर पे हम उसका बदला लेंगे। और अनवरुद्दीन ठीक 6 महीने बाद एक बार फिर 1749 में अटैक करेगा, फिर से कर्नाटक में। 48 में पहला युद्ध खत्म हुआ, 1749 में फिर से अटैक करेगा। ये वार चला है 1749 से 54। इसे हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया? एक तरफ कर्नाटक चंदा साहब और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन, और इस चंदा साहब की सहायता कर रहा है कौन? डुप्ले। फिर से चंदा साहब ने डुप्ले की सहायता मांगी। अरे यार मत सहायता मांगो, तुम डुप्ले की महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हो, अपनी लड़ाई अपने लड़नी चाहिए, बाहरियों की शक्ति का यूज मत करो, वो जान जाएगा तुम कमजोर हो। लेकिन तुमने एक नहीं सुनी और डुप्ले की सहायता लिया। युद्ध तो लंबा चला। युद्ध लंबा किस लिए चला? क्योंकि ये लड़ाई पूरे कर्नाटक से लेके हैदराबाद तक थी और इस लड़ाई में कहा जाता है अनवरुद्दीन को डुप्ले ने मार दिया। पूरे कर्नाटक और हैदराबाद का अब एक ही राजा है और वो राजा चंदा साहब है। सच तो ये है राजा तुम नहीं, राजा डुप्ले है, क्योंकि पूरी सेना अब डुप्ले के अंडर में है और डुप्ले ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। इसने क्या किया? इन दोनों मार्केट में सब फ्रांसीसी कंपनियां स्थापित कर दिया। डैन, डच, ब्रिटिश, पुर्तगाल सबको यहां से भगा दिया। क्यों? चंदा साहब जी सबको यहां से भगा दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि डुप्ले अपनी शक्ति को जान चुका है और तुम्हारी शक्ति को जान चुका है कि तुम कितने कमजोर राजा हो, क्योंकि तुमने सहायता ली है डुप्ले जैसे शासक की। क्लियर? तो ये रहा हाल बाबू, यानी अब बाबू चंदा साहब इस डुप्ले के हाथ के खिलौने बन चुके हैं। चंदा साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। आखिरकार वर्ल्ड में यानी विश्व में फ्रांस और कहा जाता है ब्रिटेन के बीच एक युद्ध शुरू हुआ है और वो युद्ध शुरू हुआ है 1756 में, चला है 1763 तक। इसी को सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यही पूछा है एक बार कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ। कब हुआ? 56 से लेकर 63 तक, यानी 7 साल, इसीलिए सप्तवर्षीय कहते हैं। इधर क्या हुआ? जब वहां पे चंदा साहब ने जान लिया
कि ब्रिटेन जीत रहा है सप्तवर्षीय युद्ध में, तो इधर चंदा साहब ने खेल खेला और जाकर मिला है अंग्रेज वायसराय लॉर्ड क्लाइव से। गलती पे गलती, पहले फ्रांस को तुमने युद्ध में आमंत्रित करते यूरोपीय कंपनी को इनवाइट कर दिया, अब लो भैया अंग्रेज की भी तुम सहायता ले आ रहे हो। बोला लॉर्ड क्लाइव तुम मेरी सहायता कर देते, इस फ्रांस को मेरे क्षेत्र से भगा देते तो बड़ा एहसान होता, मेरे क्षेत्र पे तुम्हारी कंपनी स्थापित हो जाती। क्लाइव इसी का तो वेट कर रहा था। क्लाइव को यही चाहिए था कि काश कोई भारतीय राजा मेरी सहायता मांगे, क्योंकि अब मेरा मकसद इकोनॉमी नहीं, अब मेरा मकसद पॉलिटिकल है, यानी अपनी सेना की मुझे ताकत दिखानी है। 1758 में इन अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव ने अटैक कर दिया है फ्रांस पे, यानी कर्नाटक और हैदराबाद में दो बाहरी शक्तियां लड़ रही हैं और चंदा साहब आराम से महल में बैठे हैं। अरे फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, दोनों का मकसद एक, तुम्हारे क्षेत्र पे राज करना। बड़ी गलती की डुप्ले की सहायता लेकर, और उससे भी बड़ी गलती कर दी जब तुमने सहायता लिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि ये डुप्ले से भी ज्यादा खतरनाक है। क्लियर? फ्रांस ने एक गलती कर दी, फ्रांस ने डुप्ले का कार्यकाल पूरा हो गया था और उसे वापस बुला लिया और उसकी जगह पे भेज दिया है नए गवर्नर लाली को, जो उतना काबिल नहीं जितना काबिल डुप्ले था। क्लियर? लाली और लॉर्ड क्लाइव की सेना के बीच युद्ध हुआ है, इसी को कहते हैं वांडीवास की लड़ाई, बैटल ऑफ वांडीवास, जो हुआ है 1760 में। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। 1760 में कौन सी लड़ाई हुई? वांडीवास की लड़ाई। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेज गवर्नर क्लाइव, फ्रांस गवर्नर लाली। कहां युद्ध हुआ? कर्नाटक में, जहां पर अंग्रेज गवर्नर यानी लॉर्ड क्लाइव ने हरा दिया है फ्रांस को, और इसी युद्ध ने हमेशा के लिए फ्रांस का सितारा डुबा दिया। क्लियर? लाली हार गया। लाली की जगह निश्चित तौर पे अगर डुप्ले होता तो नहीं हारता फ्रांस, क्योंकि डुप्ले जबरदस्त सोच वाला था। वो जानता था किस तरह मुझे युद्ध करना है और कैसे करना है अंग्रेजों से, लेकिन तुम उसके कंपेयर में उतने अच्छे गवर्नर शासक नहीं थे, और यही कारण है कि तुम युद्ध में हार गए और सदैव के लिए फ्रांसीसियों का सितारा डूब गया। क्लियर? कब? 1760 बैटल ऑफ वांडीवास में, वांडीवास की लड़ाई में, जो कर्नाटक का एक क्षेत्र है। क्लियर? लाली हार गया। कहा जाता है लाली को लुई 14 ने अपने दरबार में वापस बुला लिया और वहीं पे कहा जाता है फांसी पे टांग दिया। क्यों? क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मार्केट उसके हाथ से निकल गया था। सच तो ये है, लाली हारा तो फ्रांस तुम्हारी ही वजह से हारा, क्योंकि जब आर्मी लड़ती है ना तो वहां पे राजाओं यानी जो तुम्हारे यूरोपीय मेन देश हैं उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जीतती थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप नहीं ब्रिटेन का ज्यादा था, लेकिन तुम्हारे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रांस का बड़ा हस्तक्षेप था, और जब वार में राजनीति हस्तक्षेप करने लगे ना तो दिक्कत हो जाती है। यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कभी हारी नहीं, क्योंकि वो ब्रिटेन हस्तक्षेप ही उसमें नहीं करता था और फ्रांस हस्तक्षेप करता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। यही कारण है कि लाली का हारना सबसे बड़ा रीजन यही है। राजा बोल रहा है अरे लाली तुम्हें ऐसे करो वैसे करो, लाली उस हिसाब से करने लगा। अरे लाली को लड़ने देना, वो अपने दिमाग से लड़ेगा, जीत हो सकता है जीते ही जाए। डुप्ले होता तो एक नहीं फ्रांस की सुनता और अपनी लड़ाई लड़ता और निश्चित तौर पे जीतता, लेकिन लाली बेचारा मजबूर है, वो फ्रांस के अकॉर्डिंग चल रहा है और उसका परिणाम सामने आया कि लाली और फ्रांस हार चुका है 1760 में, यानी कर्नाटक हैदराबाद में। चंदा साहब अभी तो तुम नाम मात्र के शासक थे, अब शासक ही नहीं रहोगे, क्योंकि पूरे कर्नाटक और हैदराबाद में अब राज होगा ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक? अरे डुप्ले तो तुम्हें कम लूटता था, कम से कम अपना मार्केट बस बना के रखा था। ये ब्रिटेन तो अपना मार्केट बनाएगा, साथ में तुमसे टैक्स भी लेगा और जैसा मन करे पूरे कर्नाटक और हैदराबाद में वैसा रूल और रेगुलेशन ही चलाएगा। यानी तुमने सोचा था मेरी सहायता करेगा, मुझे एक किंग बनाएगा, लेकिन बदले में लॉर्ड क्लाइव खुद ही राजा बन गया कर्नाटक और हैदराबाद का, और चंदा साहब को बेचारे को पेंशन भोगी बना दिया।
क्या किया चंदा साहब, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए तुमने इन यूरोपीय कंपनियों को बुला लिया और इन यूरोपीय कंपनियों को यह पता चल गया कि भारतीय राजा उतने ताकतवर नहीं हैं जितना ये दिखाते हैं, इसलिए समय आ गया है अब शुरू करो भारत पे राज करना। यानी तुम्हारे कर्नाटक युद्ध ने रास्ता खोल दिया है बाबू आपके ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में। यानी 3 कर्नाटक युद्ध है, 1746 से 1748, 1749 से लेकर आपका 1754 और 1758 से लेकर 1763, और इसी के बीच में कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध हुआ 1756 से 63। लेकिन भारत में कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध हुआ वो 1758 से 63 मानते हैं। यानी वांडीवास की लड़ाई खत्म हुई, उसके बावजूद छुटमुट लड़ाई चल रही थी, सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ और यह कर्नाटक युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया। यानी कर्नाटक युद्ध ने यूरोपीय कंपनियों को भारत में फैलाव का अवसर दिया है, यानी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, चलो अब भारत में राज करना शुरू करते हैं। यानी अब आपका जो पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन वो खत्म हो चुका। 5 यूरोपीय कंपनियां आई, आपने ये देखा किस युद्ध में यूरोपीय कंपनियों ने भारत में राज करना शुरू कर दिया। वो कौन सा युद्ध है जिसकी वजह से भारत के गुलामी की शुरुआत हुई, तो वो युद्ध है कर्नाटक युद्ध, जिसमें अंग्रेज और फ्रांस दोनों को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। स्पेशली ब्रिटेन को यह एहसास हो गया कि मेरे पास शक्ति तो है ही और इस भारतीयों के पास कोई शक्ति नहीं है, यानी समय आ चुका है अब भारत में अपना राज शुरू करने का। एक बात और, ब्रिटेन जब यहां पे आया था तो उनकी सोच केवल और केवल व्यापारिक थी, लेकिन धीरे धीरे भारत के माहौल से परिचित होते हुए, धीरे धीरे भारत को समझते हुए वो समझ गए कि अब यहां पे हमें राज करने का टाइम है, अपना सल्तनत बनाए जाने का समय आ चुका है, और उन्होंने बाबू भारत में अपना साम्राज्य निर्माण कर लिया। क्लियर? मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पहला टॉपिक यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन खत्म हो गया है। 5 वीडियो में आपका फर्स्ट टॉपिक हुआ है। निश्चित तौर पे आगे जो वीडियो बनेगा वो वीडियो थोड़ा लंबा टाइम ड्यूरेशन रखूंगा और जल्दी से जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करके और हिस्ट्री में एंट्री करके साथ ही आगे बढ़ेंगे जीएस में। फिलहाल आप मेरे चैनल को एक बार फिर जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैं जैसा बता चुका हूं हर एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए होगा। एग्जाम व्यू से लेके चलते हैं, लेवल मेरा वही है, हायर लेवल है, उससे आपके सारे A, B, C, D हर एक ग्रुप के क्वेश्चन बड़े आराम से टैकल कर पाएंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन वाला टॉपिक खत्म हुआ। सेकंड टॉपिक जो मैं स्टार्ट करूंगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उसमें मैं आपके कुछ रीजन बताऊंगा, जैसे मैसूर बताऊंगा, हैदर अली टीपू सुल्तान, आपका बंगाल बताऊंगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करूंगा, वेदरा की लड़ाई बताऊंगा, नादिर शाह का आना बताऊंगा, अहमद शाह अब्दाली का पानीपत तृतीय युद्ध बताऊंगा। यानी जो अगला लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा वो युद्धों का करूंगा, युद्ध। उसे टॉपिक को मैंने नाम दिया है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक ना एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता ही है, चाहे वो प्लासी, बक्सर, वेदरा, वांडीवास, नादिर शाह, अहमद शाह, पानीपत, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका वीडियो मैं जल्द से जल्द बना के अपलोड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल शेयर कीजिए। नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक के साथ और वो टॉपिक होगा सब इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, थैंक यू।